नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रीन टीवी में। आप देख रहे हैं देश डायरी और मैं हूं साबिता ठाकुर। यहां पर हम आपको किसान, खेतीबाड़ी, सामाजिक व्यवस्था में हो रहे बदलाव और लोगों की सेहत से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू करवाते हैं। साथ ही बताते हैं देश भर में हो रहे कुछ खास हलचलों के बारे में। तो आइए एक नजर डालते हैं हमारी देश डायरी के कुछ खास पन्नों पर। आज हम बात करेंगे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की 87वीं वार्षिक आम बैठक की। जानेंगे हरियाणा किसानों की नई समस्या, बताएंगे मध्य प्रदेश के किसानों को मिलने वाले तोहफे के बारे में, साथ ही बताएंगे हरियाणा राज्य की पहली महिला पंचायत के बारे में। दिल्ली पूसा रोड स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की 87वीं वार्षिक आम बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बाल्यान ने की। दिल्ली पूसा रोड स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की 87वीं वार्षिक आम बैठक हुई। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में विभिन्न राज्यों के कृषि, बागवानी, पशुपालन और मत्स्यिकी विभाग के मंत्री एवं सोसाइटी के सदस्य, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की गवर्निंग बॉडी के सदस्य, डेयर के सचिव एवं ICAR के महानिदेशक डॉक्टर अय्यप्पन, डेयर के अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार SK सिंह, डेयर के अपर सचिव एवं ICAR के सचिव C राउल, परिषद के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक में राज्यों की कृषि से जुड़ी समस्याओं के समाधान पर चर्चा हुई। कृषि मंत्रालय की तरफ से मध्य प्रदेश को चौथी बार कृषि कर्मण अवार्ड से नवाजा गया। प्रदेश को इस काबिल बनाने में वहां के किसानों का सबसे बड़ा योगदान है, जिसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के किसानों को सम्मानित किया। मध्य प्रदेश को लगातार चौथी बार कृषि कर्मण अवार्ड मिलने पर प्रदेश के किसानों के लिए किसान सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह का आयोजन मुख्यमंत्री आवास पर किया गया। समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कृषि एवं विकास मंत्री बिसेन कल्याण, पंचायत एवं ग्रामीण मंत्री गोपाल भार्गव और अंतर सिंह आर्य भी मौजूद थे। समारोह में प्रदेश के उन किसानों को सम्मानित किया गया जिन्होंने राज्य में उत्पादकता और उत्पादन बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सम्मान स्वरूप किसानों को 50,000 रुपए की राशि दी गई। सफेद मक्खी ने पहले कपास की फसल को बर्बाद किया और अब टमाटर की फसल भी सफेद मक्खी की चपेट में आ रही है। सफेद मक्खी का कहर इन दिनों हरियाणा के क्षेत्रों में देखा जा रहा है, जो कि आने वाले दिनों में किसानों के लिए आफत बन सकती है। हरियाणा राज्य के भिवानी जिला में करीब 500 एकड़ में टमाटर की फसल लगाई गई है। किसानों को उम्मीद थी कि टमाटर से वो मुनाफा कमा सकेंगे और कपास की फसल में सफेद मक्खी से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सकेगी। लेकिन सफेद मक्खी के कहर ने अब टमाटर को भी अपनी चपेट में लेकर किसानों के लिए नई परेशानी खड़ी कर दी है। बागवानी अधिकारी का कहना है कि सफेद मक्खी के अलावा कुछ और बीमारियां हैं जो फसल को खराब कर सकती हैं और किसानों को ध्यान रखने की जरूरत है। बागवानी अधिकारी के मुताबिक सफेद मक्खी का प्रकोप जल्दी ठीक नहीं होता है, लेकिन सब्जियों में इसका असर कम होता है। देश के कुल सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश का 55% से अधिक योगदान है। फिर भी सोया किसान कभी खराब फसल तो कभी खराब मौसम के शिकार होते हैं। अगर किसान अपनी फसल खुद प्रोसेस कर सोयाबीन से बनने वाले उत्पाद बनाने लगे तो लागत का 30% तक फायदा उन्हें मिल सकता है। अमेरिका की कंसास स्टेट यूनिवर्सिटी सहित देश की 10 संस्थाओं से आए 25 एक्सपर्ट्स ने भोपाल में वर्कशॉप स्टार्टअप रूरल इंडिया इनिशिएटिव शुरू किया। इसके तहत आगर मालवा जिले के 5000 किसानों के साथ मिलकर एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की योजना बनाई गई है। अगर ये प्रोजेक्ट सफल हुआ तो मध्य प्रदेश के ये किसान खुद सोया बिस्किट और इससे बनने वाले अन्य न्यूट्रिशन फूड प्रोडक्ट्स बना सकेंगे। इन संस्थाओं की मदद से किसान सोयाबीन और ज्वार की फसल से प्रोसेसिंग प्लांट में कम लागत में प्रोडक्ट्स तैयार कर सकेंगे। पैकेजिंग के बाद उन्हें बाजार में उपलब्ध करवाया जाएगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर भारत से भोपाल स्थित सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, सोया फूड वेलफेयर एंड प्रमोशन एसोसिएशन पंजाब, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जैसी कई संस्थाएं इस प्रोजेक्ट में शामिल हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण हिमाचल प्रदेश के सेब खतरे में पड़ सकते हैं। सेब के पौधे तेजी से सूख जाएंगे और फलों का मीठा स्वाद खट्टा हो सकता है। ऐसे में केंद्र सरकार को 4500 करोड़ रुपए की सेब आर्थिक हानि का खतरा भी झेलना पड़ सकता है।
मुंबई के द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ने हिमाचल प्रदेश में ग्लोबल वार्मिंग के कारण सेब पर पड़ने वाले असर से सरकार को अवगत करा दिया है। टेरी के साथ मिलकर ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट ने ग्रीन ग्रोथ विकास का अध्ययन कर रिपोर्ट प्रदेश सरकार को भेज दी है। पर्यावरण अध्ययन को लेकर देश के राज्यों में आने वाले बदलाव से सरकार को अवगत कराया गया है। इसका लक्ष्य प्रदेश में ग्रीन ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है। प्रदेश में विकास के परिमाणों और हरित प्रयासों के बीच संबंध को समझने के लिए ये प्रोजेक्ट 3 मॉडलों मौसम, मिट्टी और जल का आकलन और ऊर्जा विश्लेषण का प्रयोग करता है। मौसम में आ रहे बदलावों को देखते हुए प्रदेश में सेब का उत्पादन साल 2030 तक 4% तक घट सकता है। देश के सरसों उत्पादक सबसे बड़े राज्य मध्य प्रदेश में इस साल सरसों के उत्पादन में कमी आ सकती है। वहीं सरसों उत्पादक दूसरे राज्यों में सरसों का उत्पादन बढ़ने वाला है, जिसके चलते सरसों की कीमतों में लगातार गिरावट बनी हुई है। सरसों की कीमतें पिछले 9 महीने के निचले स्तर तक कम हो गई हैं। सरसों उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल में इस साल सरसों का उत्पादन बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिस वजह से इसके भाव में गिरावट बढ़ती जा रही है। कमोडिटी एक्सचेंज ACDEX पर अप्रैल वायदा के लिए सरसों का भाव घटकर 3,800 रुपए प्रति क्विंटल तक हो गया है, जो अप्रैल 2015 के बाद का सबसे कम भाव है। पश्चिम बंगाल देश का 5वां सरसों उत्पादक राज्य है और राज्य के कृषि विभाग के मुताबिक इस साल राज्य में सरसों का उत्पादन 4.85 लाख टन होने का अनुमान है। पिछले साल राज्य में 4.79 लाख टन सरसों का उत्पादन हुआ था। पश्चिम बंगाल और राजस्थान के अलावा हरियाणा और पंजाब में भी इस साल उत्पादन बढ़ने का अनुमान लगाया गया है, जबकि तीसरे बड़े उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश में इस साल उत्पादन में हल्की कमी होने की आशंका है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे किसानों और आम जनता के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई कुछ खास पहल के बारे में। हरियाणा के फरीदाबाद में लगने वाले सूरज कुंड मेले का आगाज इस बार पूरी तरह से डिजिटल इंडिया के थीम पर किया गया है। मेले में देशी विदेशी सभी पर्यटकों का रौनक भी देखने लायक है। वहीं इस बार मेले में लोगों के लिए लाइव शो का आयोजन भी किया गया है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देश डायरी में। दिल्ली में एसोचैम ने हरियाणा में कृषि के अवसर और चुनौतियों को लेकर सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें हरियाणा के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इसके अलावा सेमिनार में एसोचैम के सार्क काउंसिल के चेयरमैन रवि विग, CCS कृषि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर कृष्ण सिंह समेत कृषि क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ और किसान शामिल हुए। आज हम खाद्य सुरक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन खेती किसानी को बचाने और इसे लाभप्रद बनाने के पुख्ता प्रयास नहीं कर रहे हैं। कृषि को लाभकारी बनाया जाना बेहद जरूरी है। किसान जो फसल जमीन पर लगाता है, उसको उगाने में उसकी देखरेख में खर्च कम हो और किसान को पर्याप्त लाभ हो, ऐसा नहीं होता दिख रहा। और न ही ऐसी सोच विकसित की जा रही है कि किसी भी कीमत पर कृषि का विकास करना है और कृषकों को लाभ पहुंचाना है। इसके लिए हमें कई स्तर पर प्रयास करना होगा। सोयल फर्टिलिटी बताने के चैलेंजेज हैं, उसके साथ साथ मार्केट के चैलेंजेज हैं, जोखिम प्रबंधन की चुनौतियां हैं, सस्ती पूंजी किसानों को चाहिए, ये विषय है। आने वाले समय में अवसर भी मुझे लगता है कि हम दिल्ली के बाज़ार के बहुत निकट हैं, बहुत बड़ा बाज़ार है। हम हॉर्टिकल्चर पर शिफ्ट हो सकते हैं, हम डेयरी डेवलपमेंट में बहुत आगे जा सकते हैं। हम एक बहुत बड़ी मंडी अपने यहाँ भी खड़ी कर रहे हैं गन्नौर में, तो उस नाते से बहुत तेज़ी के साथ जो है हरियाणा कृषि में आगे बढ़ सकता है। बिहार के भूमिहीन किसान अब बड़े से बड़े कृषि यंत्र अपने ही गांव में किराए पर ले सकते हैं। इसके लिए केंद्र सरकार राज्य में 31 मार्च तक किसानों को कृषि यंत्रों के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण देने वाली है। अब कम कृषि क्षेत्र और कम पूंजी वाले किसान भी बड़े से बड़े कृषि यंत्र अपने ही गांव में किराए पर ले सकते हैं। केंद्र सरकार बिहार में इस साल 31 मार्च तक राज्य में 10 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जिसके सहयोग से अब भूमिहीन किसान भी कृषि यंत्र के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकेंगे।
साथ ही इन यंत्रों की खरीद पर सरकार 40% तक का अनुदान भी देगी। बिजली उत्पादन करने में अभी तक जो भी प्लांट लगाए जाते हैं उनसे पर्यावरण में भारी मात्रा में प्रदूषण होता है, लेकिन जल्द ही मध्य प्रदेश में सोलर पावर प्लांट की स्थापना होने वाली है जो प्रदूषण रहित होगा और साथ ही बेरोजगारों को रोजगार के अवसर भी मिल सकेंगे। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिला में अब बिना प्रदूषण के सोलर पावर प्लांट से स्थानीय स्तर पर विद्युत उत्पादन किया जाएगा। इसके लिए जिले में करीब 150 एकड़ जमीन पर 180 करोड़ रुपए की लागत से 30 मेगावाट सोलर पावर प्लांट की स्थापना की जा रही है। प्लांट का निर्माण एनटीपीसी के जरिए किया जाएगा। इस प्लांट के बनने के बाद जिले का विकास भी तेजी से होगा, साथ ही बेरोजगारों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। सोलर प्लेट्स के माध्यम से बनने वाली बिजली पूरी तरह प्रदूषण रहित होती है, जबकि इसकी तुलना में थर्मल और कोयला आधारित पावर प्लांटों से विद्युत उत्पादन के दौरान निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों से वातावरण प्रदूषित होता है। हरियाणा के फरीदाबाद में लगने वाले सूरज कुंड मेले का आगाज इस बार पूरी तरह से डिजिटल इंडिया के थीम पर किया गया है। मेले में देशी विदेशी सभी पर्यटकों का रौनक भी देखने लायक है। वहीं इस बार मेले में लोगों के लिए लाइव शो का आयोजन भी किया गया है। हरियाणा के साथ साथ देश की शान कहे जाने वाला सूरज कुंड मेला इस बार कई मायनों में खास है। इस बार ये मेला पहले के मुकाबले काफी हाईटेक आयोजित हुआ है। केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत आधुनिकतम सूचना तकनीक के माध्यम से मेले को हस्तशिल्प और पर्यटकों के लिए काफी आसान और बेहतर बनाया गया है। फरीदाबाद में 1 फरवरी से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प सूरज कुंड मेला 15 फरवरी तक चलेगा। सूरज कुंड मेले में स्क्रीन डिस्प्ले सुविधा भी लगाई गई है, जहां लोग लाइव शो देख सकते हैं। मेले में जापान और चाइना समेत कुल 23 देशों के हस्तशिल्पी और कलाकार अपनी कला का जौहर दिखा रहे हैं। देश की राजनीति में महिलाओं का बराबर का योगदान हो, इसके लिए केंद्र सरकार पंचायती राज व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने वाली है। जल्द ही सरकार पंचायतों में महिलाओं की 33% की हिस्सेदारी को 50% की हिस्सेदारी करने वाली है। केंद्र सरकार ने कहा कि संसद के आगामी बजट सत्र में पंचायतों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को बढ़ाकर 50% करने के बारे में संशोधन लाएगी। पंचायती राज अधिनियम के कार्यान्वयन विषय और दिशा संबंधी एक राष्ट्रीय कार्यशाला में बोलते हुए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री बीरेंद्र सिंह ने कहा कि फिलहाल कुछ राज्य पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान कर रहे हैं, लेकिन संविधान में संशोधन के बाद इसे पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सभी राजनीतिक दल इस संशोधन का समर्थन करेंगे। इससे कानून में बदलाव भी होगा, जिसके तहत मौजूदा एकल कार्यकाल के बदले 5 सालों के 2 कार्यकालों के संबंध में महिलाओं के लिए वार्ड आरक्षित किए जाएंगे, ताकि वे विकास गतिविधियों की निरंतरता को बनाए रख सकें। कुछ समय पहले हरियाणा राज्य में महिलाओं की स्थिति बेहद चिंताजनक थी, लेकिन वहीं अब राज्य में पहली बार महिला पंचायत का गठन हुआ है। साथ ही राज्य में लड़कों के मुकाबले लड़कियों के लिंगानुपात में बढ़ोतरी देखी जा रही है। हरियाणा राज्य सरकार के हिसार जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर करीब 5,500 लोगों की आबादी वाला भिवानी रोहिला नाम का गांव है, जहां पर पहली महिला पंचायत का गठन हुआ है, और वो भी गांव के युवाओं की वजह से। प्रशासन की नजर में ये गांव अति संवेदनशील था, पर युवाओं की जिद ने यहाँ भाईचारा कायम करा दिया। यही नहीं, बेटियों के प्रति लोगों की सोच और व्यवहार में भी बड़ा बदलाव आया है। इस गांव की सभी सरपंच और 12 पंच महिलाएं ही बनी हैं। इतना ही नहीं, इस गांव में 1000 लड़कों पर 1066 लड़कियों का अनुपात भी है। 5 ऐसी महिलाएं जो कभी खुद तंगहाली का जीवन गुजार रही थी, आज उन्हीं महिलाओं ने 5 गांवों की 300 महिलाओं की तकदीर बदल दी है। राजस्थान के पाली शहर के एक गांव के 5 आदिवासी महिलाएं 40 लाख रुपए सालाना टर्नओवर की कंपनी की मालकिन है। राजस्थान के पाली शहर के भीमाणा गांव की 5 आदिवासी महिलाओं ने अपनी हिम्मत से 5 गांव की 300 महिलाओं की तकदीर बदल कर रख दी है। अरावली की पहाड़ियां जहां यातायात के साधन नहीं हैं, वहां सुमी, सगी, नानरी, चंपा और करनीबाई तंगहाली में जी रही थी।
यहाँ ना तो कोई सरकारी योजना पहुँची और ना ही रोजगार के साधन। ऐसे में उन्होंने सीताफल का व्यवसाय करने की ठानी। पैसा इकट्ठा करके घूमर महिला प्रोड्यूसर नाम की कंपनी खोली और इलाके की महिलाओं को सीताफल इकट्ठा करने के काम में लगा दिया। पहले साल में ही कंपनी में 18 लाख रुपए का टर्नओवर हुआ। आज इनके उत्पाद गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक जाते हैं। तो दोस्तों, देशदारी में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में हो रहे कुछ खास बदलाव के बारे में। गंगा नदी को स्वच्छ बनाने और केंद्र के नमामि गंगे अभियान को सफल बनाने के लिए नई दिल्ली में स्वच्छ गंगा और ग्रामीण सहभागिता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्री उमा भारती के साथ ही लगभग 1600 ग्राम प्रधानों और सरपंचों ने शिरकत की। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देश डायरी में। अपने अपने क्षेत्र के हुनरमंदों के लिए एक खुशखबरी है। राष्ट्रीय जॉब पोर्टल ने अलग तरह से योग्य लोगों के लिए एक जॉब पोर्टल की शुरुआत की है। इसके जरिए स्वरोजगार ऋण, शिक्षा ऋण, कौशल प्रशिक्षण जैसे तमाम विषयों पर जानकारी दी जाएगी। अलग तरह से सक्षम लोगों के लिए एक विशेष जॉब पोर्टल को दिल्ली में शुरू किया गया है। इस अंतर्राष्ट्रीय जॉब पोर्टल के जरिए अलग तरह से सक्षम लोग विभिन्न सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। इस जॉब पोर्टल के जरिए स्वरोजगार ऋण, शिक्षा ऋण, कौशल प्रशिक्षण, छात्रवृत्ति और नौकरियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि सरकार ने अलग तरह से सक्षम लोगों के कौशल प्रशिक्षण को उच्च प्राथमिकता दी है और अगले 3 सालों में 5 लाख लोगों को कुशल बनाए जाने का लक्ष्य निर्धारित है। गंगा नदी को स्वच्छ बनाने और केंद्र के नमामि गंगे अभियान को सफल बनाने के लिए नई दिल्ली में स्वच्छ गंगा और ग्रामीण सहभागिता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्री उमा भारती के साथ ही लगभग 1600 ग्राम प्रधानों और सरपंचों ने शिरकत की। नई दिल्ली में देश भर से आए 1600 से अधिक ग्राम प्रधानों और सरपंचों के एक दिवसीय स्वच्छ गंगा और ग्रामीण सहभागिता सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्री उमा भारती ने गंगा के किनारे स्थित गांव के ग्राम प्रधानों और सरपंचों से आग्रह किया है कि वे गंगा संरक्षण की योजना में आगे बढ़कर अपना योगदान दें। उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय का नमामि गंगे कार्यक्रम क्रियान्वयन की दिशा की ओर तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि गंगा में होने वाले प्रदूषण के लिए मुख्य रूप से बड़े बड़े शहरों के सीवर और औद्योगिक प्रदूषण जिम्मेदार हैं, परंतु आंकड़े ये दर्शाते हैं कि गंगा की पूर्ण सफाई के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाली गंदगी की रोकथाम भी उतनी ही जरूरी है। साथ ही उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों के निर्माण के लिए इस वित्त वर्ष में जल संसाधन मंत्रालय द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय को 263 करोड़ रुपए मुहैया कराए गए हैं। नदियों को साफ सुथरा बनाने की दिशा में न्यायालय भी सख्ती का रवैया अपना रहा है। एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने काली सिंध नदी में बढ़ रहे प्रदूषण के लिए मध्य प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। साथ ही इस नदी के लिए सरकार के उठाए गए कदमों के बारे में भी जवाब मांगा है। नदियों में बढ़ते प्रदूषण और पेयजल के शुद्धिकरण को लेकर अब न्यायालय ने भी सख्त रवैया अपना लिया है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने काली सिंध नदी के प्रदूषित होने को लेकर एक जनहित याचिका दायर की थी, जिसे लेकर इससे संबंधित लोगों से न्यायालय ने जवाब मांगा है। एनजीटी ने प्रदेश सरकार से पूछा कि प्रदेश की नदियों में मिल रही गंदगी को लेकर प्रदेश सरकार क्या कर रही है, नदियों को साफ रखने के लिए उनके पास क्या योजना है। कोर्ट ने सरकार से प्रदेश की नदियों को दूषित होने से रोकने और शुद्ध करने का प्लान भी पेश करने का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को सफल बनाने के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े चिकित्सकों ने राजस्थान की एक बेटी को गोद लिया है, जिसके तहत अब वे उन बेटियों के स्नातक की पढ़ाई को पूरा करवाएंगे।
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े चिकित्सकों ने राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में सक्रिय सहभागिता करते हुए एक एक बेटी को गोद लेकर उनकी स्नातक स्तर तक की पढ़ाई को पूरा करने का निर्णय लिया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर एस अग्रवाल और अन्य पदाधिकारियों से बेटी बचाओ अभियान से जुड़ने और प्रदेश में लिंगानुपात को सुधारने के लिए PCPNDT अधिनियम के प्रावधानों की सख्ती से अनुपालन करके कन्या भ्रूण हत्या रोकने में सहयोग के आग्रह पर निर्णय लिया है। तो दोस्तों, आज की देश डायरी में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक सामाजिक विकास, खेती बाड़ी और कृषि से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आपके गांव की कोई समस्या हो, कोई जानकारी हो जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। हमारा पता है ग्रीन टीवी B131 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश, पिन 201301। हमारा ईमेल आईडी है info@greentvindia.com। आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120 498 0000, साथ ही 0011।